नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर जहां प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल से माफी मांगी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, पुतिन अपोलोजाइजेस टू इजराइल आफ्टर मिनिस्टर क्लेम्ड हिटलर वाज ज्यूइश। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने माफी किस बात पर मांगी है अकॉर्डिंग टू इजराइल, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पर यह बोलूंगा कि पुतिन ने इनफॉर्मल तरीके से माफी मांगी है, ये क्लेम किया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली। जब रशिया की सरकार से मीडिया ने पूछा कि क्या पुतिन ने नफ्ताली बेनेट को कॉल करके आई एम सॉरी बोला है, तो इन लोगों ने ना यस बोला ना नो बोला। और मैं समझ सकता हूं ऐसा रिस्पांस रशिया की तरफ से क्यों आया होगा, क्योंकि पुतिन ने जब सॉरी बोला तो रशिया ये नहीं दिखाना चाहता कि रशिया एज ए कंट्री, रशियन गवर्नमेंट ने सॉरी बोला है। ये लोग यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि पुतिन ने पर्सनल लेवल पर नफ्ताली बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, इनसे माफी मांगी है अपने विदेश मंत्री के बयान को लेकर। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था, पुतिन के लिए अपने आप में कितनी सारी चिंताएं हैं। यूक्रेन की वॉर संभाल ली है, इंटरनल अपनी गवर्नमेंट संभाल ली है, फिर इनके विदेश मंत्री भी ऐसे हैं कि हर 3-4 महीने में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे जाते हैं कि पुतिन फिर रफू करते हैं उनकी स्टेटमेंट को कि नहीं ये कुछ और कह रहा था, इनके मुंह से निकल जाता है कभी कभी। और यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंडिया को आज के समय जो एक टेक्नोक्रेट विदेश मंत्री मिला है, ये एक कितना बड़ा एडवांटेज है। जयशंकर साहब पोलाइटली अपनी बात भी रख लेते हैं यूएस के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने, मगर साथ ही साथ रिलेशन भी खराब नहीं होते। पीएम मोदी को ये नहीं बोलना पड़ता कि देखिए जयशंकर सर की बात के लिए मैं माफी मांगता हूं। तो खैर यहाँ पर समझेंगे कि पुतिन ने माफी मांगी क्यों है, इजराइल रशिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बाय द वे, इस टॉपिक की शुरुआत पर मैंने वीडियो बना दी थी कि रशिया गोज इनसेन स्टार्ट्स टारगेटिंग इजराइल, और इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पुतिन को अपने विदेश मंत्री के खिलाफ एक्शन लेना होगा या फिर कहीं ना कहीं अपोलोजाइज करना होगा, और हुआ भी यहाँ पर यही है। और यहाँ पर मैं देखो ये भी बोलना चाहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन में कई कमियां होंगी, करप्ट हैं, बलागा करप्शन करते हैं, परहैप्स दी मोस्ट करप्ट लीडर इन द वर्ल्ड। कई लोग इनको दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी कहते हैं, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क। उसके अलावा क्रूअल भी है, मगर ये मैं यहाँ पर कहूंगा अपनी जियोपॉलिटिकल समझ के साथ कि ये रशिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बहुत डीपली समझते हैं, और कई बार ये अपनी पर्सनल ईगो को, पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट को रशिया के लार्जर बेनिफिट पे हावी नहीं होने देते। और याद रखिएगा, इवन दो रशिया के जो जनरल्स हैं, इन्होंने यूक्रेन वॉर का बिल्कुल आप कह लीजिए मैस बना दिया है। काफी लॉसेस हुए हैं रशियन आर्मी को बिकॉज ऑफ द पुअर डिसीजन टेकन बाय द रशियन जनरल्स। व्लादिमीर पुतिन की जो नीति है उसकी वजह से आज के समय $1 हो गया है अराउंड 65 रूबल के आसपास। रूबल बढ़ता जा रहा है, एवरी सिंगल डे रूबल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और उसके पीछे भी है व्लादिमीर पुतिन की कमाल की जियोपॉलिटिकल समझ। और इस केस में भी मैं कहूंगा कि इजराइल के साथ रशिया के रिलेशंस बचाकर, अपने विदेश मंत्री को पीछे करके, ओपनली माफी मांगकर इजराइल से पुतिन ने दिखाया है कि वाई ही इज अ ग्रेट लीडर। ये क्यों इतने लंबे समय से रशिया पर राज कर पाए हैं और इन द फ्यूचर भी राज करेंगे। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत ने रिसेंटली साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का एक एग्रीमेंट एक कंट्री के साथ। इस पर बड़ी न्यूज आई थी कि इंडिया विल मेक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स विद ए सर्टेन कंट्री। आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। रिसेंटली पीएम मोदी इस कंट्री के लीडर से मिले भी थे, तो सब लोग क्वेश्चन को यहाँ पर अटेंड करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ इजराइल आप अगर देखो तो पिछले एक हफ्तों से बहुत ज्यादा न्यूज में था। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इजराइल आज के समय सेलिब्रेट कर रहा है अपना इंडिपेंडेंस डे, और हफ्ते भर इनका काफी सेलिब्रेशन रहा था। दुनिया भर के कई वर्ल्ड लीडर्स ने इजराइल को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि इजराइल एज ए कंट्री मिरेकल है। आप अगर इजराइल को देखो, 3000 साल पुरानी सभ्यता। दुनिया के कई कंट्रीज बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इजराइल से, इजराइल को मानने को तैयार नहीं है, मगर तब भी इजराइल लगातार साल दर साल स्ट्रांग होता जा रहा है। और इजराइल अकेला देश है जिसके लिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अलग से एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर यह कहते हैं कि इंडिया चेरिश करता है अपनी फ्रेंडशिप विद द पीपल ऑफ इजराइल। ये 1 मिनट की छोटी सी वीडियो है, इसके कुछ सेकंड्स में चाहता हूं आप सुने। से मैं हमारे सभी इजरायली मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। भले ही यह अध्याय नया है, लेकिन हम दोनों देशों के संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। और आप मुझे बता दीजिए कि किस कंट्री के इंडिपेंडेंस को पीएम मोदी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। इवन दिल्ली में भी
जब इसराइल के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था, तब जयशंकर साहब उस फंक्शन में गए थे, उस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर जयशंकर साहब मौजूद थे। तो इसराइल जो आप कह लीजिए इंडिया का भी दुलारा है, यूएस का भी दुलारा है, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं ये भी पसंद करती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि रशिया में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक फ्रेंडली एक अप्रोच रखते हैं इसराइल के प्रति। ऐसे कंट्री के खिलाफ बिना बात पर रशिया के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी। इशू स्टार्ट तब हुआ जब रशिया बार बार ये कहने लग गया कि ज़ेलेंस्की के अंडर जो यूक्रेन की सरकार है ये नाजी विचारधारा पर चल रही है। इसराइल ने इस स्टेटमेंट पे आपत्ति जताते हुए ये कह दिया कि देखिए लावरोव साहब, जो यूक्रेन में लोग हैं वो नाजी नहीं है, नाजी वो थे जिन्होंने हमको मारा था, ज्यूस को मारा था। आप ज़ेलेंस्की को नाजी बोलकर नाजी शब्द की जो एक हिस्टोरिकल आप कह लीजिए जो उसकी क्रुएल्टी है उसको कम कर रहे हो। अब लावरोव साहब को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए था, चुपचाप कमेंट चेंज कर देते या तो रिप्लाई ना करते। इन्होंने ना इसका जवाब इसराइल को ऐसे दिया, जितना ज़ेलेंस्की नाजी उतने तुम नाजी। इन्होंने इसराइल को भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम लोग भी नाजीज को सपोर्ट कर रहे हो। अब ये बात सुन के इसराइल को बहुत गुस्सा लगा कि जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को मारा, मतलब कि हिटलर की तुम ये कह रहे हो विचारधारा हमारे अंदर भी है। और इन्होंने आगे फिर एक और स्टेटमेंट ये भी दे दी रशिया के विदेश मंत्री ने कि हिटलर के अंदर भी ज्यूइश ब्लड था। तो ऐसी जब स्टेटमेंट्स लगातार बिना बात पर रशिया के विदेश मंत्री बोल रहे थे, जो मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत मुंह फट है, कुछ भी बोल देते हैं। इंडिया के साथ रिलेशन इन्होंने खराब कर दिए थे, ये इंडो पैसिफिक को लेकर, क्वाड के इशू को लेकर बिना बात पे इंडिया में आकर बिल्कुल अजीब सी स्टेटमेंट दे देते थे। और फिर जो इनकी रीसेंट स्टेटमेंट्स थी इसको लेकर ना सिर्फ इसराइल, दुनिया भर में जो ज्यूज हैं, ज्यूज आपको पता होगा यूएस में भी बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशंस पे हैं, चाहे हॉलीवुड हो चाहे यूएस गवर्नमेंट हो, सब लोग नाराज हो गए रशिया के विदेश मंत्री की ये कमेंट सुनकर कि हिटलर में भी ज्यूइश ब्लड था, जो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है। अब मुझे अच्छे से याद है जब इस टॉपिक पर मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, कुछ 1-2% लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप रशिया की आलोचना क्यों कर रहे हो, आप एंटी रशिया हो, आप ये क्यों कह रहे हो कि हिटलर का कोई ज्यूइश ब्लड नहीं था, क्या पता रशिया ने कोई डीप रिसर्च करी हो, उसे पता लगाओ। देखिए, मेरा काम है कि जो करेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इनकरेक्ट है, जहां पर कोई भी कंट्री हो, मैं किसी भी कंट्री के ना प्रो हूं ना अगेंस्ट हूं। कल को इसराइल भी कोई गलत बात बोलेगा, मैं इसराइल की भी आलोचना करूंगा। रशिया कोई अच्छा काम करेगा वो भी मैं आपको वैसे बताऊंगा, कोई खराब काम करेगा वैसे ही आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड्स, कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते। किसी कंट्री के पीछे ज्यादा कभी इमोशनल मत हो जाना। तो खैर, रशिया के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट्स थी ये सुनने के बाद इसराइल में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि चलो अब यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रशिया की तरफ सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। अब जब ये यहाँ पर बातचीत स्टार्ट हो गई ना इसराइल में, तब व्लादिमीर पुतिन का कॉल आया है और इन्होंने खुद के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट्स थी उसको कवर करते हुए कहा कि देखिए, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, हम वैसा सोचते नहीं है, हिटलर में बिल्कुल कोई ज्यूइश ब्लड नहीं था और हम इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि वापस यूक्रेन रशिया युद्ध में इसराइल ने अपना जो स्टांस है वो वापस मेंटेन कर लिया है कि ये लोग ज़्यादा रशिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, रशिया के खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे और ऑफिशियली इसराइल कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा यूक्रेन को। और पुतिन ने देखिए बहुत ही स्मार्टली ये इशू हैंडल किया है, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि इसराइल में एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जो काफ़ी स्नेह, काफ़ी प्यार से देखती है रशिया को। और इसका एक रीज़न ये है कि इसराइल में एक बड़ी आबादी, करीब 17 से लेकर 20% की आबादी रशियन बोलती है। जी हाँ, इसराइल देखो बना कैसे था, पूरे यूरोप से, इवन रशिया से, बाकी कंट्री से भी जो ज्यूज़ हैं ये इकट्ठा आ गए और इसराइल को बनाया गया। इसराइल लाइक यूएसए इज़ ए कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। और बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं जब इसराइल में आ रहे थे ये रशिया से आए थे, तो इनके जो परदादा थे वगैरह वो सब रशियन बोलते थे और इन्होंने अपनी लैंग्वेज पास ऑन करी है फ्यूचर जनरेशन को। और यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने 2019 में कहा था कि इजराइल इज़ ए रशियन स्पीकिंग कंट्री। इन्होंने ये कहा था कि करीब 17% आबादी जो है इसराइल की ये फ्लुएंट रशियन बोलती है। और रशिया की कई मूवीज़ हैं, कई जो इनके टीवी शोज़ हैं ये भी इसराइल में देखे जाते हैं इस वजह से। और इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी बार जब इसराइल में इलेक्शन होते हैं तो जब ये पोस्टर लगाते हैं मेजर वर्ल्ड लीडर्स, फॉर एग्जांपल 2019 में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसे पोस्टर लगाए थे
कि मुझे वापस रीइलेक्ट करो, मैं ग्लोबल लीडर हूं, तब इन्होंने अपनी फोटोज दिखाई पीएम मोदी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और यहाँ पे आप देखोगे पुतिन के साथ भी हाथ मिलाते हुए आपको दिखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि ये जानते हैं कि रशिया की भी काफी एक डीप एप्रिसिएशन आपको मिलेगी इजराइल में। तो एक ऐसा देश जहाँ की एक काफी सिग्निफिकेंट आबादी प्रो रशिया है, रशियन लिटरली बोलती है, रशिया की सॉफ्ट पावर को भी एक्सेप्ट करती है, और इवन यूक्रेन रशिया वॉर में भी इसराइल न्यूट्रल रहा है वेपन्स एक्सपोर्ट के मामले में। ऐसे कंट्री को बिना वजह अपना एनिमी क्यों बनाया जाए? तो पुतिन ने सही टाइम पर यहाँ पे इशू संभाल लिया है, नहीं तो रशिया ने बहुत ही बड़ा ओन गोल कर ही लिया था ना। वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का पैक्ट किस देश के साथ? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जर्मनी। जर्मनी के